दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। इसका माइनर टेस्ट नंबर 7 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और जो कि हुआ था आपके 5/10/2025 को। और ये पेपर आपके रहने वाला है लेवल 2 साइंस और मैथ सब्जेक्ट का, ठीक है ना। और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक मेजर टेस्ट भी सॉल्व करवा दिया है। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाना है, चैनल को करना है पहले सब्सक्राइब, और उसके बाद आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर। तो सामने आपको सारी की सारी क्लासें मिलने वाली है, और आराम से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं माइनर टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है। से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा के जो दोहरे खेत के जुते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके प्राप्त हुए अभी प्राक हड़प्पा कालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और ये 90 क्वेश्चन भाई साइंस के अंदर भी यही रहने वाला है। इसमें अलग होगा कि पीछे वाले जो 60 क्वेश्चन है वो आपके साइंस के ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है। सुमेलित कीजिए, सॉरी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके जो आहड़ दे रखा है ये चित्रित धूसर मृदबांड प्राप्त हुए हैं, ये इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य हेतु या उत्खनन कार्य से जुड़े हुए थे। तो आहड़ सभ्यता के जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो निम्न में से कौन से वैज्ञानिक है वो जुड़े हुए थे। तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि रतन चंद्र अग्रवाल भी शामिल थे, हसमुख धीरज लाल भी शामिल थे, वीएन मिश्र भी इसमें शामिल थे, और पीएल चक्रवर्ती भी इसके अंदर शामिल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है। आहड़ सभ्यता के संबंध में सही कथन है। तो आहड़ सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके सही कथन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि यहाँ से 3 मोहरें मिली है जो कि विदेशी व्यापार का प्रमाण देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सही कथन नहीं है। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके कि यहाँ से मिश्र धातु के प्रमाण मिले हैं, ये आपके इसमें वो सही कथन नहीं रहने वाला है, बाकी सभी कथन इसमें सही होने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है। किच्चक महल का संबंध किस स्थल से है। तो किच्चक जो महल है इसका संबंध आ जाएगा आपके बैराट नामक स्थान से रहने वाला है भाई। किच्चक महल कहाँ पर है तो बैराट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है। बैराट से मिली 28 यूनानी मुद्राएं निर्मित है। तो बैराट से जो 28 मुद्राएं प्राप्त हुई यूनानी, ये आपके किस से निर्मित है। तो वो आ जाएगा इसमें आपके रजत से निर्मित है, यानी कि सिल्वर से बनी हुई मुद्रा है अभी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालाता सभ्यता के संबंध में विचार करें। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वीएन मिश्र द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था, बिल्कुल सही है। यहाँ से 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है, वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ से हाथ से बने कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, बिल्कुल सही है भाई। और यहाँ से मुड़े हुए पैर वाले व्यक्ति का स्वादान भी मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आप 1 से हो जाएगा, क्योंकि इन्हें इसमें सभी कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। तो जो राजपूत है ये वैदिक आर्यों की संतान है, ऐसा कहने वाले कौन से साइंटिस्ट थे। तो वो इसमें आ जाएगा आपके GH ओझा के द्वारा कहा गया था कि जो राजपूत है ये आपके वैदिक आर्यों की संतान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो पुष्कर के अंदर जो वरा मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाला है आपके अर्णोराज चौहान, यानी कि पुष्कर के अंदर जो वरा मंदिर है इनका निर्माण आपके अर्णवराज चौहान के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इसका बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कि पहले कौन सा युद्ध विजय हुआ था, फिर कौन से, इस प्रकार से बताने हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा, सबसे पहले उन्होंने जीता था भंडानकों पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद उन्होंने चंदेलों पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद चालुक्यों को हराया था, और सबसे लास्ट में वो गढ़वाल जी को हराया था, यानी कि आपके इसमें आ जाएगा 2, 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है। इसामी के अनुसार उल्गु खान ने किसका नाम बदल करके नौशहर कर दिया था। तो इसामी के अनुसार उल्गु खान ने किसका नाम बदल करके नौशहर कर दिया था। तो वो आ जाएगा आपके इसमें जैन दुर्ग का नाम बदल करके इसका नाम क्या कर दिया था भाई, तो नौशहर कर दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर।
अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के समय राजपूतों से युद्ध करते हुए खिलजी सेना के किस सेनानी को प्राण गंवाने पड़े थे? तो वो आ जाएगा आपके इसमें नाहर खान ने राजपूतों से लड़ते हुए अपने प्राण है वो गंवा दिए थे भाई, यानी कि आपके नाहर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। जालोर की चौहान शाखा के संस्थापक थे। तो जालोर की जो चौहान शाखा है इसके संस्थापक आ जाएंगे आपके कीर्तिपाल चौहान जो है वो इसकी शाखा के संस्थापक रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का चौहान शासक था। तो खानवा के युद्ध में सिरोही से भाग लेने वाले आ जाएंगे आपके अक्खेराज चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अक्खेराज चौहान जी ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था भाई, और संगा जी का साथ भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था आपके बरस सिंह हाड़ा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरस सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है। वह शासक जो स्वयं को कृष्णदास कहता था। तो वह कौन सा शासक है जो अपने आप को कृष्णदास है वो कहता था? तो वो आ जाएगा आपके इसमें राव भीम सिंह जो है, इन्होंने अपने आप को कृष्ण का भगत या फिर कृष्ण का दास माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है। मांगरोल बारा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मांगरोल बारा का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? वो आ जाएगा आपके झाला जालिम सिंह और महाराव किशोर सिंह के मध्य है वो मांगरोल का युद्ध हुआ था आपके बारा के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है। कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कछवा शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो आपके इसमें आ जाएगी दौसा है वो कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है। मान सिंह ने राज्याभिषेक बाद सर्वप्रथम किस मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? यानी कि मान सिंह ने राज्याभिषेक के बाद सर्वप्रथम किसको मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके गिद्धौर के जो पूर्णमल है उनको इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था भाई मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि चौहानों को शासक दे रखे हैं और कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करके आपको लिखना है भाई। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है कि इसमें सबसे पहले जो शासक आ जाएगा आपके इसमें आ जाएगा कि गुवक प्रथम जो है ये आ जाएगा आपके सबसे प्रथम, यानी कि 3 सबसे पहले। फिर इसमें आ जाएगा आपके चंदन राज यानी कि 1 नंबर। फिर इसमें आएगा आपके वाघपति राज यानी कि 2 नंबर। और फिर इसमें आ जाएगा आपके गोविंद तृतीय यानी कि 4 नंबर। तो इसमें 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही काल क्रमानुसार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है। 1734 ईस्वी में उर्ड़ा संमेलन में भाग लेने वाले शासकों में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो नागौर से गए थे भगत सिंह, बूंदी से गए थे आपके दलेल सिंह, कोटा से गए थे दुर्जन सिंह, लेकिन जोधपुर से विजय सिंह और नहीं गया था भाई। ये इसमें आपके गलत आंसर हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है कि कछवा शासक सवाई जय सिंह के संबंध में सही कथन नहीं है। तो सवाई जय सिंह के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचान करनी है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें पहला कथन दे रखा है कि उर्ड़ा सम्मेलन 1734 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता है वो सवाई जय सिंह के द्वारा नहीं की थी भाई, ये पहला ही कथन इसमें असम्मिलित हो गया, असत्य हो गया। और नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया, बिल्कुल ये भी सही है भाई। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले अंतिम जो हिंदू राजा थे वो आपके सवाई जय सिंह रहते हैं। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, लेकिन पहला कथन इसमें आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है। नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक था। तो नागौर दरबार के अंदर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो जैसलमेर का शासक था वो कौन थे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके हर्राय, यानी कि महाराव हर्राय जो है इन्होंने मुगल दरबार जो नागौर में लगा था उसमें इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है। 1879 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाला भरतपुर का शासक था। तो 1879 के अंदर अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाला भरतपुर का शासक कौन था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके जसवंत सिंह। भरतपुर के जो जसवंत सिंह है इन्होंने अंग्रेजों के साथ है वो नमक समझौता किया था भाई, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो करौली के अंदर जो मदन मोहन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो वो आ जाएगा आपके गोपाल पाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आबू के परमार वंश का संस्थापक है। तो आबू के जो परमार वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके जो धूमराज है, इन्होंने आबू के परमार वंश की स्थापना की थी भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, मंडोर के प्रत्यार वंश की वंशावली किस शासक से शुरू होती है? तो मंडोर का जो प्रत्यार वंश है, गुर्जर प्रत्यार वंश, इसकी वंशावली है वो किस शासक से शुरू होती है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके रज्जिल से ये वंशावली शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, ग्वालियर प्रशस्ति में किसे नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर किसको नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके नाग भट्ट प्रथम जो है, इनको नारायण की उपाधि से भी सम्मानित या फिर विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है, गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है वो गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज के संबंध में सही नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला दे रखा है, इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है। और इसके समय ओसिया के मंदिर समूह का निर्माण होता है, ये भी सही है भाई। इसके दरबार में नागावलोक दरबार भी कहते हैं, तो ये इसमें आपके असत्य हो जाए, असत्य रहने वाला कि इसके दरबार को नागावलोक कहते थे, ये इसमें गलत कथन है भाई। और इसके दरबारी उद्योतन सूरी ने कूले माला की रचना की थी, ये भी इसमें आपके सही है। लेकिन तीसरा जो कथन है ये आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, चंवर शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो जो चंवर शाही सिक्के है, ये कौन सी रियासत के अंदर प्रचलन में थे? तो वो आ जाएगा इसमें आपके टोंक रियासत के अंदर ये सिक्के प्रचलन में थे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 32 नंबर आपको दे रखा है, राव चंद्रसेन के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो राव चंद्रसेन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको सही सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला जो आपको कथन दे रखा है कि इसमें 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया था। तो आपको इसमें सही कथनों का चयन करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल पहला कथन आपके बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने किलों के स्थान पर पहाड़ों या जंगलों में अपनी रणनीति में प्राथमिकता दी थी, बिल्कुल सही है भाई। सेकंड अपने महाराणा प्रताप आते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप से भी पहले चंद्रसेन जी ने जंगलों में रह करके मुगल सेना का सामना किया था। और रावल सुखराज, सुजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी थे, बिल्कुल सही है भाई। तीनों ही कथन इसमें आपके सत्य होने वाले हैं, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने जोधपुर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था? तो जोधपुर के अंदर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके अति रंगदे जो है, इन्होंने जोधपुर के अंदर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, आमल बावल की संधि में मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण बिंदु रखा गया था। तो मेवाड़ और जो मारवाड़ सीमा का जो निर्धारण बिंदु रखा गया था, मध्य की सीमा रखी गई थी, तो वो इसमें आ जाएगी आपकी सोजत पाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है, पाटन का युद्ध कब हुआ था? तो जो पाटन का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो वो आ जाएगा आपके जून 1790 के अंदर आपके पाटन का युद्ध है वो लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है? तो कौन सी भाषा वैज्ञानिक है जिन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी है? तो वो इसमें आ जाएंगे आपके पुरुषोत्तम जो मैनारिया है, इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया था? तो नरोत्तम दास स्वामी जो है, इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 4 भागों में विभाजित किया था, इनके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, धावड़ा बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो धावड़ा बोली है वो कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो वो इसमें आपके आ जाएगी कि जो धावड़ा बोली है वो उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और उपयुक्त कथन किस बोली से संबंधित है उसका भी आपको चयन करना है। पहला कथन आपको दे रखा है कि इस बोली का प्रयोग सूर्यवर्ण मिश्रण की रचनाओं में मिलता है, और दूसरा दे रखा है इस बोली में अभी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है, यानी कि 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बोली पर गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव मिलता है, यानी कि ये आपके जो बोली रहने वाली है वो आ जाएगी इसमें हाड़ौती, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हाड़ौती बोली की विशेषता रहने वाली है भाई। क्योंकि सूर्यवर्ण मिश्रण जो है ये बूंदी के थे, तो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ ये तो आपके हाड़ौती में आता है, तो इसमें आपकी हाड़ौती बोली आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, मूडिया लिपि का आविष्कार है वो किसने किया था। तो मूडिया लिपि है, इसका आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके टोडरमल के द्वारा मूडिया लिपि का आविष्कार किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, 21 से लेकर 31 मार्च तक राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार व संवर्धन हेतु जयपुर में डैश 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 आयोजित किया गया था। तो 21 से लेकर 23 मार्च तक राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एवं संवर्धन के लिए जयपुर में विजयदान देता साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विजयदान देता साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था। कहाँ पर, तो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है, 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार द्वारा 25 योजना या कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि इस संबंध में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। योजना, कार्यक्रम और संबंधित विभाग दे रखा है, इसमें आपको सुमेलित करके नीचे जो कूट दे रखा है इसमें से कौन से या इसमें से कितने युग में वो सुमेलित है वो आपको इसमें देखना है कि भाई इतने युग में वो हमारे इसमें सुमेलित रहने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से युग में इसमें शामिल है। तो पंच गौरव योजना, तो इसमें आप अगर देखोगे तो आपको 2 युग में वो सुमेलित मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके 2 युग में वो सुमेलित रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल जो पॉलिसी 2025 है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इससे विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ये नीति 31 मार्च 2027 को प्रभावी रहेगी, गलत हो गया, 27 तक ये प्रभावी नहीं रहने वाली है। दूसरा दे रखा, इस नीति के अंतर्गत राजस्थान में 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्कों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है, 5 पार्क बनाए जाएंगे। इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार है वो सृजित किए जाएंगे, ये भी सही है, यानी कि आपके बी और सी ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 में हेतु गठित महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। तो ये अध्यक्षता की समिति की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जा रही है, तो वो इसमें आ जाएगी आपके कल्पना चौधरी के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है, अप्रैल 2025 में सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो डिस्कस थ्रो के अंदर जो राजस्थान के खिलाड़ी आते हैं अपने लक्षित मेलावत ने इसके अंदर आपके रजत पदक कांस्य पदक है वो जीता है भाई डिस्कस थ्रो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ग्राम और उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु कौन सी योजना है वो प्रारंभ की गई है। तो वो इसमें आ जाएगी आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत जो योजना है इसको है वो शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष किए गए नए संशोधन के आधार पर असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशक्त बालकों को जोड़ा गया है। तो इसमें आपके आ जाएगा 2012 के अंदर ये संशोधन इसके अंदर किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 48 नंबर आपको दे रखा है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत परिभाषित विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित है। तो परिभाषित विद्यालय की श्रेणी में कौन कौन से शामिल है उसमें आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, समुचित सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन विद्यालय। तो
तो बिल्कुल पहला कथन सत्य है। विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का विद्यालय ये भी इसमें शामिल है। गैर सहायता प्राप्त विद्यालय ये भी इसके अंतर्गत शामिल है आपके आरटी अधिनियम के अंदर, और सहायता प्राप्त विद्यालय ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। यानी कि आपके इसमें सभी के सभी शामिल हो जाएंगे, ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 में समुचित सरकार व स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर बच्चों के आसपास स्कूल स्थापित करने के कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में है? तो कर्तव्य का जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा धारा 6 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 50 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्य नहीं है। तो समुचित सरकार के कर्तव्य कौन से नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वह इसमें आ जाएगा आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करना, ये आपके सरकार के कर्तव्य नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। तो इसमें आपको सही कथन कौन कौन से है उसका है वो चयन करके नीचे दिए गए कूट में से चयन करना है। तो इसमें आपके जो सही कथन रहने वाला है वो इसमें आ जाएगा आपके, सबसे पहले तो पहला कथन आपको दे रखा है कि प्रवासी परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, तो ये इसके अंतर्गत रहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है शैक्षणिक कैलेंडर है वो तैयार करना, ये भी सही है। अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों का रिकॉर्ड रखना, नहीं रिकॉर्ड रखने का कोई अधिकार है नहीं भाई इसको, यानी कि आपके ए और बी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार सही सुमेलित नहीं है। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है धारा 14। तो धारा 14 का दे रखा है प्रवेश के लिए आयु का सबूत, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसमें सही है भाई, 14 के अंदर दे रखा है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत। और धारा 15 के अंदर दे रखा है कि प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाना, तो ये भी सही है। धारा 18 में दे रखा है कि अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, तो ये इसमें आपके हो जाएगा असुमेलित रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर क्वेश्चन देखो। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो इसमें आ जाएगा आपके समुचित सरकार जो है वो इसके अंतर्गत सक्षम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से कम डैश 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 सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षकों में से होंगे। तो इसमें कितने सदस्य है वो बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षकों में से होंगे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 2/3 सदस्य जो है वो बच्चों के माता पिता या फिर उनके संरक्षक होंगे। सॉरी 2/3 या 3/4, ऑप्शन नंबर 3-4 जो है वो इसमें सही होगा भाई, 3/4, यानी कि 3/4 अगर जो सदस्य है वो आपके इन बच्चों के माता पिता या फिर कह सकते हैं कि इनके जो संरक्षक है वो इसमें रहने वाला है। यानी कि अगर 4 की अगर कमेटी बन रही है तो उसमें 3 जो सदस्य है वो बच्चों से संबंधित हो गया, कोई भी जैसे माता पिता हो गए, कोई उनके संरक्षक हो गया, वो इसमें शामिल रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी है। तो इसमें शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके NCTE, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक को 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता डैश 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 के समय अर्जित करेगा। तो इसमें कितने समय में अर्जित करेगा? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 4 वर्ष के अंतर्गत वो अर्जित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षणिक प्रयोजन के कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है? तो शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो कौन से कार्यों के अंतर्गत की जा सकती है? तो इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है 10 वर्षीय गणना,
तो 10 वर्ष की गणना में की जा सकती है। आपदा राहत कार्य के अंदर भी की जा सकती है। विधानसभा व संसदीय चुनाव के अंदर भी टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं, और पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपकी इसमें 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 3 कि इसे सर्वप्रथम 20 जुलाई 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था। ये आपके इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है आरटीई अधिनियम 2009 के किस अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसको पूरा किए जाने का प्रावधान है। तो कौन से अध्याय के अंदर है, तो वो आ जाएगा आपके अध्याय नंबर 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 7 के प्रावधानानुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को तकनीक सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा क्षेत्र है वो शब्दशः सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित नहीं रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके संगठन निर्माण जो है वो इसमें शामिल नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में कुल क्षमता की 25% सीट पर किन बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो इसमें आपके आ जाएगा कि कौन से बच्चे जो है वो, जैसे कोई भी प्राइवेट स्कूल है तो इसमें 25% जो सीटें है वो इन बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। जो बच्चे आपके इसमें जैसे असुविधाग्रस्त समूह से बिलोंग करते हैं, या फिर इसमें कह सकते हैं कि दुर्बल वर्ग का बालक है, तो उन बच्चों के लिए 25% सीटें है वो आरक्षित की जाती है आरटीई अधिनियम 2009 के तहत। यानी कि आपके ए और डी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है यदि कोई विद्यार्थी 10 वर्ष का है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर कोई बालक जैसे 10 वर्ष उम्र हो गई उसकी और अभी तक वो घर पे ही खेल रहा है, तो उसको पहली बार स्कूल लेके जा रहे हैं, तो उसको कौन सी क्लास के अंदर है वो एडमिशन दिया जाएगा। तो वो इसमें आ जाएगा आपकी कक्षा 5 के अंदर उसको सबसे पहले बैठा देंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक बालक को शैक्षणिक सत्र के दौरान कब तक प्रवेश दिया जा सकता है। तो एक बालक को कब तक है वो प्रवेश दिया जा सकता है, तो वो आ जाएगा भाई विस्तारित समय अवधि के पश्चात भी, यानी कि जो अवधि है एडमिशन की इसके बाद भी है वो बच्चों को एडमिशन दिए जा सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर आपको दे रखा है एक शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षण के दौरान रमन के साथ मारपीट हो गई थी। ऐसी इस परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का उपबंध करती है। तो कौन सी धारा रहती है, तो वो आ जाएगी आपके धारा 17 के तहत उपबंध किए जाते हैं, इनके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति या स्वीकृत पदों की संख्या 20 है, परंतु वहाँ केवल 14 शिक्षक ही कार्यरत या नियुक्त है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 26 के उल्लंघन को रोकने के लिए वहाँ न्यूनतम कितने शिक्षक और नियुक्त किए जाने चाहिए। तो इसमें आपके आ जाएगा कि और कितने शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए, तो वो आ जाएगा कि 4 शिक्षक और इसमें नियुक्त किए जाने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आपको दे रखा है 66 नंबर कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की है, तो वो आ जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का शाश्वत भाग है और यह अपरिवर्तनीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 67 आपको दे रखा है कि संविधान की अधिनियमित के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो कौन सा आदर्श है जिसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके समाजवादी जो है ये आपके इस प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल है। तो विचार की स्वतंत्रता शामिल है, विश्वास की स्वतंत्रता भी शामिल है, उपासना की स्वतंत्रता भी शामिल है, यानी कि ए, बी और सी। बाकी नैतिकता और आजीविका की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 आपको दे रखा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो भारत शब्द का जो प्रयोग है
वो आपके इसमें 2 बार है वो किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है, प्रस्तावना में सम्मिलित शब्दावली का सही क्रम कौन सा है। तो प्रस्तावना के अंदर सम्मिलित शब्दावली का सही क्रम कौन सा है, तो वो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आएगा आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 आपको दे रखा है। 71 में आपको दे रखा है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय के आदर्श में सम्मिलित नहीं है। तो न्याय के आदर्श में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा धार्मिक न्याय जो है वो इसमें आपके शामिल नहीं रहने वाला। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 72 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। किसने कहा है कि जो ये प्रस्तावना है ये आपके संविधान की परिचय पत्र के रूप में कार्य करने वाली है। तो ये कहने वाले आ जाएंगे आपके N.A. पालकीवाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। N.A. पालकीवाला ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान के परिचय पत्र के रूप में कार्य करने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 आपको दे रखा है। 73 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना के अंदर संशोधन जो है वो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस समय इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मा अर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 75 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के जोड़ा गया है। यानी कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से देश से लिया गया था, वो आ जाएगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट देखो, संविधान के विभिन्न शर्तों के संबंध में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए, प्रावधान और देश। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये आपके लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है ये आपके लिए गई थी दक्षिण अफ्रीका से, और आपातकालीन उपबंध है ये आपके लिए थे जर्मनी से। मूल कर्तव्य लिए थे आपके फ्रांस, इसमें गलत दे रखा है भाई, फ्रांस से मूल कर्तव्य नहीं लिए गए थे, ये इसमें आपके असम्मिलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगी राजस्थानी भाषा जो है वो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंदर आपके शामिल रहता है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा जो शिक्षा है ये आपके समवर्ती सूची का विषय रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 79 नंबर आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो अब तक भारतीय संविधान के अंदर 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 80 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सूची 1 में दे रखा है अनुसूची, और सूची 2 के अंदर दे रखे हैं इसमें विषय। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी आपके तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची इसमें आपके नीचे जो कोड दे रखा है उसमें से चयन करके भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो सूची दे रखी है तीसरी, ये आ जाएगी आपके इसमें शपथ का प्रावधान जो है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया। और चौथी अनुसूची इसमें आ जाएगा आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि दूसरे के अंदर आ जाएगा 4। तो पहले में 3, दूसरे में 4, और तीसरे में दे रखा है 9वीं अनुसूची। तो भूमि सुधार जो अधिनियम है वो आपके इसमें रहने वाला है 9वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो कौन से संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि 21 से घटाकर 18 कर दी, तो वो आ जाएगा आपके 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है।
तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो आ जाएगी आपके स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, ये विशेषता इसमें आपके एकात्मक विशेषता नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये कहने वाले कौन थे? वो आ जाएगा इसमें आपके डॉक्टर वीर जो है, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो न तो अधिक कठोर है और न अधिक लचीला है, वो एक मध्य का संतुलन स्थापित करने वाला संविधान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी संविधान की विशेषता नहीं रहती है? तो वो आ जाएगा आपके अलिखित व विकसित जो है, ये इसमें आपके नहीं रहने वाला, क्योंकि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री रहे हैं? तो अंतरिम सरकार के अंदर गृह मंत्री, सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री कौन रहे हैं? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ये थे भाई गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है। संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो संविधान सभा का जो सचिव है वो आप कहते हैं HVR अयंगर जो है, ये संविधान सभा के सचिव रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके असत्य कथन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ये इसमें आपके असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को इसमें अपनाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के कौन है वो सदस्य नहीं थे? तो वो इसमें आ जाएगा जो JB कृपलानी है, ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर कि गणित के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच संवाद की कमी है, जैसे स्कूल और हाई स्कूल के शिक्षकों के मध्य, हाई स्कूल एवं कॉलेज अध्यापकों के मध्य, यह गणित शिक्षण की किस प्रकार की समस्या है? तो ये गणित शिक्षण की आपके समस्या रहने वाली है कि इसमें आपके कोष्टीकरण रहता है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है जो इसके अंदर समस्या के रूप में रहता है भाई, कोष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है। कोशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, और आपको इसमें सत्य कथन नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला दे रखा है कि कोशिका की खोज अब रॉबर्ट हुक ने की है, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक ने इन मृत कोशिकाओं को सेल्यूली का तथा बाद में कोशिका नाम दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है, तो ये इसमें आपके सत्य नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो आपके इसमें आ जाएगा मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला नवीन कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ये सिद्धांत दिया गया है। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके रुडोल्फ विर्चोव, इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला नवीन कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, ये कहने वाले आपके रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है। कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला कथन दे रखा है कि सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यह भी बिल्कुल सही है। कोशिकाओं में जीव के आनुवंशिकीय गुण है वो निहित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके इसमें तीनों ही कथन है वो सत्य हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है। पादप कोशिका में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य का स्थानांतरण होता है,
तो एक जो पादप कोशिका होती है, इसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जीव द्रव्य का रूपांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो इसमें आपका आ जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा है, इसका है वो स्थानांतरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, निम्न में से कोशिकांगों का कौन सा युग्म जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में कौन सा युग्म अनुपस्थित रहता है, तो वो आ जाएगा आपके लवक तथा रिक्तिका जो है ये आपके जंतु कोशिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का ऊर्जाघर कहा जाता है। तो कोशिकाओं का जो ऊर्जाघर है इसे आपको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके कोशिकाओं का ऊर्जाघर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है, निम्न में से एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव है, इसमें से कौन सा है। यानी कि एकमात्र कोशिका है जो स्वयं में ये पूरा जीव है, यानी कि एकल कोशीय जो जीव है वो इसमें से कौन सा है। तो इसमें अमीबा भी आपके एकल कोशीय है, और पैरामीशियम ये भी आपके एकमात्र कोशिका से ही रहता है, और क्लेमाइडोनोस जो है ये भी आपके एक कोशिका के जीव है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो एकमात्र कोशिका से स्वयं संपूर्ण है वो जीवन है यापन करते हैं, और संपूर्ण जीव एक ही कोशिका का बना होता है। तो ये आपके उपरोक्त सभी रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है कि एक कोशिका प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में संगठित होती है, और इसमें आपको सत्य कथन नहीं है उसका चयन करके लिखना है भाई, ठीक है ना। तो पहला दे रखा है कि ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य से संगठित होकर के बनी होती है, बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, ये भी बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके असत्य कथन यानी कि सत्य कथन नहीं, इसमें सब सत्य कथन है, तो इसमें आ जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सत्य कोट का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है कोशिकांग, और सूची 2 में आपको दे रखा कार्य है, तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके इसमें आ जाएगा कार्य रहता है, इसका श्वसन का कार्य रहने वाला है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपके ए में आ जाएगा 4। फिर आपको दे रखा है केंद्रक, तो केंद्रक का जो कार्य रहता है वो आ जाएगा आपके डीएनए का संश्लेषण करने का कार्य है वो केंद्र का रहता है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके बी में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है राइबोसोम, तो राइबोसोम का जो कार्य होता है वो है आपके प्रोटीन का संश्लेषण करने का जो कार्य है वो आपके इसमें राइबोसोम का रहता है, यानी कि 2 नंबर। फिर दे रखा है हरित लवक, तो हरित लवक का जो कार्य है वो आ जाएगा आपके प्रकाश का संश्लेषण करना, यानी कि 1। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में एक विशेष संरचना पाई जाती है जो श्वसन अवशोषण और अन्य कार्यों में मदद करता है, जो कहलाती है। यानी कि भाई प्रोकैरियोटिक जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें एक विशेष संरचना होती है जो शोषण के अंदर, अवशोषण के अंदर और अन्य कार्यों में मदद करती है। उस कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई मिसोसोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो लाइसोसोम के बारे में कुछ कथन दे रखे, इस पर आपको विचार करना है, और कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। पहला दे रखा है, लाइसोसोम के द्वारा कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का पाचन किया जाता है, तो बिल्कुल इसके अंदर आपके ये सही रहने वाला है कि कोशिका के जो अवशिष्ट पदार्थ है इनका पाचन लाइसोसोम के अंदर किया जाता है। दूसरा दे रखा है, इसके द्वारा स्वयं की कोशिका का पाचन करने के कारण इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण केंद्र के द्वारा किया जाता है, तो ये इसमें आपके सत्य नहीं रहने वाला, तो इसमें आ जाएगा आपके केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है, निम्न में से बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना कोशिकांग कौन सा कोशिकांग दर्शाता है। यानी कि बैलगाड़ी के जो पहिया होता है उसके समान संरचना कौन से कोशिकांग की होती है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा सेंट्रियोल जो है इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में सत्य कथन का आपको चयन करके
इस निम्न दे रखे कोड का चयन करना है भाई, ठीक है, कि सत्य कथन कौन कौन से उसका आपको पहचान करनी है। तो पहला कथन दे रखा है कि यदि कोशिका को तनु विलयन में रखा जाता है तो प्रासरण विधि द्वारा कोशिका फूलने लगती है। तो बिल्कुल पहला कथन सत्य है। यदि कोशिका को समपराशरी विलयन में रखने पर कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर समपराशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के माप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा दे रखा है, यदि कोशिका को अति प्रासरण दाबी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका जीवद्रव्य कुंचन के कारण सिकुड़ जाता है। तो तीसरा भी बिल्कुल सत्य है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 105 आपको दे रखा है, मानव शोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो मानव शोषण के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है, उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है, भोजन के ऑक्सीकरण से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो एक रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है जो हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखता है भाई। दूसरा दे रखा है, शोषण एवं जैव रासायनिक क्रिया। बिल्कुल ये भी सही है। शोषण के दौरान ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। ये भी बिल्कुल सही है। और श्वसन मंद दहन का प्रकार है, यानी जो शोषण होता है वो एक मंद दहन का प्रकार होता है। तो ये भी बिल्कुल आपके इसमें सही होने वाला है। तो सत्य कथन पूछा है तो इसमें आपके चारों ही कथन है वो सत्य होने वाले हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 106 आपको दे रखा है कि निम्न में से अनॉक्सी शोषण के लिए सत्य घटना नहीं है। तो अनॉक्सी शोषण जो है इसके लिए सत्य घटना कौन सी नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। बिल्कुल इसमें ये तो सही है। और इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ये भी बिल्कुल सही। अनऑक्सीकरण जो घटना होती है इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा दे रखा है, इसमें केवल 2 ATP का निर्माण होता है। ये भी सही है। और ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ये कथन आपके असत्य हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके सत्य घटना नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर 107 आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला आपको दे रखा है, अनॉक्सी शोषण तथा किण्वन दोनों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। तो इसमें आपके ये बिल्कुल आपके सत्य रहने वाला है। और किण्वन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर संपन्न होती है। ये भी सही है। अनॉक्सी शोषण में सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता भी नहीं होती है। बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो क्या हो जाएंगे, सत्य होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सत्य कोड का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में कुछ दे रखे हैं आपको स्थितियाँ, इसको सुमेलित करके नीचे जो कोड आपको दे रखा है उसको आपको चयन करके लिखना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है अस्थमा। तो अस्थमा जो है ये आपके इसमें आ जाएगा कि उच्च शोषण के समय सीटी बजने की आवाज़ आती है, यानी कि 2। फिर आपको दे रखी है वात स्फीति। तो वात स्फीति आ जाएगी आप अत्यधिक धूम्रपान से वात स्फीति होती है, यानी कि 1। फिर आ जाएगा आपके सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस आ जाएगा आपके भाई वायु प्रदूषण द्वारा शोषण के साथ धूल के कणों का फेफड़ों में चले जाना ही क्या आता है, सिलिकोसिस का जाता है, यानी कि 4 नंबर। फिर आपको दे रखा है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया होता है आपके स्ट्रेप्टोकोकस, जो न्यूमोनिया होती है उस जीवाणु के द्वारा है वो न्यूमोनिया फैलता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके 3, यानी कि 21, 43, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो कौन से कोट में 2, 1, 4, 3 है देखो। तो विकल्प नंबर 2 जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 109 आपको दे रखा है, वायवीय शोषण के चरण है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन और फिर पायरुवेटों का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होना, ये दोनों प्रक्रियाएं क्रम से होती है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो कोशिका, द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 110 आपको दे रखा है, निम्न में से शैवाल की कोशिका भित्ति के घटक है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति के जो घटक है वो आपको मिलेंगे सेल्यूलोज, गैलेक्टोज और मेनांस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 आपको दे रखा है, पादप शोषण क्रिया में। तो पादप शोषण क्रिया के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 112 आपको दे रखा है, कोशिका के निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है।
तो दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है आपके लाइसोसोम के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। लाइसोसोम के अंदर कोशिकांग में दोहरी झिल्ली है वो क्या होती है भाई, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, निम्न में से किस कोशिकांग द्वारा शुक्राणुओं के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण है वो कौन से कोशिकांग में होता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा गोल्जी कोई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, कोशिका का नियंत्रक कहलाता है। तो कोशिका का जो नियंत्रक है वो आपके केंद्र को कहा जाता है भाई, कि कोशिका का नियंत्रक है वो केंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है, निम्न में से रसधानी का कार्य है। तो रसधानी का जो कार्य है वो आपके इसमें संग्रहण भी होता है, प्रासरणीय दाब को बनाए रखना भी होता है, और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी कार्य जो है वो आपके रसधानी के कार्य के अंतर्गत आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा रासायनिक सूत्र है जो कि सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सोडियम नाइट्रेट तो NaNO3 होता है, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपके NaCO3 नहीं होता है, Na2CO3 होता है भाई। तो ये आपके इसमें हो जाएगा सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 आपको दे रखा है, 10 मोल सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2SO3 का द्रव्यमान क्या है। तो 10 मोल सोडियम सल्फाइड का जो द्रव्यमान आता है वो आपको मिलेगा 1260 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, निम्न में से नील्स बोर मॉडल की कमी नहीं है। तो नील्स बोर मॉडल की कमी कौन सी नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 है, वो इसकी कमी नहीं रहती है कि बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इस मॉडल की कमी नहीं रहती है, बाकी सभी इसकी कमियाँ हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, एसीटोन और जल के मिश्रण से एसीटोन व जल को पृथक करना किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो एसीटोन और जल का कोई मिश्रण है, उसमें से अगर इन दोनों को अलग करना होगा तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो वो आ जाएगी आपके इसमें आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, बालों की क्रीम व फेस क्रीम किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो ये जो आपके बालों की क्रीम है या फेस की जो क्रीम होती है ये दोनों किस प्रकार का कोलाइडी विलयन रहता है, तो वो आ जाएगा इसमें पाइस या फिर इमल्सन का कोलाइडी विलयन रहता है अभी, ऑप्शन नंबर 3। अब 121 से लेकर 150 तक आपके 30 क्वेश्चन आते हैं अभी गणित के। तो इसमें मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ और आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है ना। आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, आंसर निकालना है और उसके बाद देखना है कि सही आंसर कौन सा है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। एक धातु के खोखले गोले के अंत्य तथा बाह्य व्यास क्रम से 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस गोले को पिघलाकर एक लंबवर्तीय शंकु बनाया जाता है जिसके आधार पर 8 सेंटीमीटर, जिसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसमें आपके जो शंकु की ऊंचाई आने वाली है वो आ जाएगी भैया आपके 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शंकु और एक अर्धगोला व एक बेलन तीनों एक समान आधार पर है यदि तथा इनकी ऊंचाइयाँ समान दे रखी है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। अगर ऊंचाइयाँ समान हैं और आधार समान है तो इनके जो आयतनों का अनुपात होगा वो होगा आपके 1:2:3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो इन दोनों स्थिति के अंदर गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको मिलेगा 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है। यदि किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई को क्रम से 20 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उनके आयतनों में हुई वृद्धि होगी। तो उनके आयतनों में कितनी वृद्धि होगी, तो वो हो जाएगी आपके इसमें 80% की वृद्धि उनके आयतनों के अंदर देखने को मिलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो।
तो इसके जो आधार की त्रिज्या होगी वो आपको मिलेगी भाई 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है। एक तार की त्रिज्या 1/3 करने पर उनकी लंबाई है वो कितनी गुना हो जाएगी यदि उनका आयतन वही रहे। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो आपको मिलेगी भाई इसमें 9 गुना हो जाएगी। यानी कि अगर तार की त्रिज्या आप 1/1/3 करते हो, यानी कि 1/3 करते हो, तो इसमें आपके जो इसकी लंबाई है वो 9 गुनी हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 आपको दे रखा है। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई वही रखी जाए तो ज्ञात कीजिए कि छोटे किए गए बेलन का आयतन और दिए गए बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो इसमें जो अनुपात रहेगा वो आ जाएगा आपके 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है कि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई आपके मिलेगी 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है। धातु के 3 घनों की भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात है। यदि इन 3 घनों को पिघलाकर 12√3 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले घन में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रत्येक घन के कोरों की लंबाई ज्ञात करो। तो प्रत्येक घन के जो कोरों की लंबाई आएगी वो आपको मिलेगी भाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इनकी चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर हो तो इनकी लंबाई ज्ञात करो। तो इसकी लंबाई आपको मिलेगी 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है। एक गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 10 मीटर है। तो इस गोदाम में 1.6 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो इसमें लकड़ी के जो क्रेट है वो उसमें माप आपको दे रखी है, गोदाम की भी दे रखी है और क्रेट की माप भी दे रखी है। तो गोदाम का आयतन निकालो और एक क्रेट का आयतन निकालो और गोदाम के आयतन में भाग लगा दो, आपको ये संख्या मिलने वाली है। तो इसमें आ जाएगी आपके 10,000 क्रेट है वो आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 नंबर आपको दे रखा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्याओं वाली 8 गोलाकार गेंदों के रूप में डाला जाता है। तो प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करो। यानी कि प्रत्येक जो गेंद है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो वो आपको मिलेगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है। एक 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा घनाभाकार खोदने का खर्चा ज्ञात कीजिए यदि मिट्टी खोदने की दर 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब हो। तो इसका आपको आयतन ज्ञात करना है और 30 रुपये से उसको गुणा कर देना है। तो इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो वो आपको आएगा इसमें 4,320 रुपये का खर्चा आने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है। एक 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। इससे प्रति मिनट कितना पानी है वो सागर में मिलेगा। तो प्रति मिनट इसमें जो सागर में पानी मिलेगा वो आपको मिलेगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि इकाई, दई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 40 लाख लीटर पानी है वो सागर को मिलेगा प्रति मिनट के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है। एक 18 मीटर गुणा 12 मीटर गुणा 9 मीटर विमाओं वाले घनाभ में से 3 मीटर लंबे कोर वाले कितने घनाकार टुकड़े वो काटे जा सकते हैं। तो 3 मीटर लंबे घन की लंबाई वाले कितने घन है वो काटे जा सकते हैं। तो वो इसमें आ जाएगा आपके 72 घन है वो काटे जा सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 आपको दे रखा है। एक 6 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि ईंट की विमाएँ 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है तथा सीमेंट और रेत का मिश्रण दीवार के आयतन का 1/20 भाग भरता हो। तो इसमें आपके जो आंसर रहने वाला है वो आ जाएगा इसमें आपके 6080, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है
कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या है। यदि उस त्रिभुज का परिमाप एक ऐसे समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो जिसकी प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो त्रिभुज ABC की सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी वो आपको मिलेगी इसमें 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग व समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको मिलेगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 139 आपको दे रखा है। एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 540 मीटर है। यदि इसकी भुजाएं 25:17:12 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिलेगा वो आ जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 140 आपको दे रखा है। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई बढ़ाकर या मूल क्षेत्रफल का 1 से 1/4 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप कितना हो जाएगा। तो इसका जो नया परिमाप होगा वो आपको मिलेगा 123 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 141 आपको दे रखा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो बड़े से बड़ा जो त्रिभुज होगा उसमें आपको मिलेगा क्षेत्रफल उसका r² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके r² सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 142 नंबर आपको दे रखा है। एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई 7:14 के अनुपात में है। तो उसके बार चारों ओर बनाया गया वह मीटर चौड़ा, मतलब इतना मीटर चौड़ा है। तो एक रास्ता है जो 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है, ठीक है ना। तो इसमें आंकड़े देख लो आप, एक तो दे रखा है अभी 4 और 14 के अनुपात में है, ठीक है ना। और जो रास्ता दे रखा है वो 4 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर? 4 मीटर चौड़ा है। तो उसकी क्षेत्रफल जो है वो आपके 616 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो तदनुसार उस बाग की चौड़ाई कितने मीटर आएगी। तो उसकी आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अनुपात से आराम से आप ज्ञात कर लोगे, ठीक है ना। तो इसमें जो चौड़ाई आपको मिलेगी वो आपको मिलनी चाहिए इसमें 16 मीटर। कितनी मिलनी चाहिए भाई? तो 16 मीटर अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 143 आपको दे रखा है। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई लंबाई वर्ग के किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आयत का जो परिमाप होगा वो आपको मिलेगा 34 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 144 आपको दे रखा है। यदि किसी संभव त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी वो आपको मिलेगी 4 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 145 आपको दे रखा है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की त्रिज्याएँ पाई बराबर आपको 22/7 का उपयोग करना है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या इसमें आ जाएगी आपकी 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 आपको दे रखा है। एक आयत की आसन भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति। तो इस आयत की जो भुजाओं के मध्य बिंदु है उनको मिलाने से एक किस प्रकार की आकृति बनती है? तो वो आकृति बनेगी आपके भाई 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक समचतुर्भुज बनने वाला है, और उनकी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है। दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AE बराबर 7.5 सेंटीमीटर और CF बराबर 15 सेंटीमीटर, तो AD है वो बराबर क्या होने वाली है? तो AD का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसमें AD का मान आ जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है।
एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है और एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो आ जाएगी आपके 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 149 आपको दे रखा है। यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। अगर परिधि को आपने 50% कम कर दिया है तो उसके क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी, तो वो आ जाएगी आपके 75% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 150 आपको दे रखा है और आज की मान्य टेस्ट नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाओ और सब्सक्राइब बटन को घुसे मार के तोड़ दो भाई, ठीक है ना। तो 150 वाला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1325 वर्ग मीटर है। यदि दोनों समांतर भुजाएं 33 मीटर और 20 मीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इनके जो बीच की दूरी आने वाली है तो वो आपको मिलेगी 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये था भाई आपके साइंस मैथ का माइनर टेस्ट नंबर 7 का पेपर सॉल्यूशन। कैसा लगा पेपर सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है और क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको अपलोड करते ही मिल जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।